नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। अब देखिए, आज हम लोग हैं करंट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से, जहां से हर साल लगातार आपको प्रश्न देखने को लगातार मिलते रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में और रिव्यू ऑफिसर में और अन्य एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे मैं हूं इस समय रिपोर्ट्स और सूचकांक पे। इसमें मैंने किया क्या है कि सारी 2023 से लेकर 2024 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सूचकांक जितने भी आए थे उनको एक पीडीएफ में समाहित कर लिया है। पीडीएफ का फॉर्मेट आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बोल्ड कर दिया है, और इसमें कौन उसका जारी करता है, कहाँ से इशू होती है, टोटल कंट्रीज़ और टॉप की 3 कंट्रीज़, और क्या है इसमें इंडिया की रैंक है और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक है। ठीक है, ओके। इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसको बनाया गया है। और अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो हिंदी से लेके हिंदी की पूरी लैंग्वेज में ये एक आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके बाद में एक पीडीएफ इसी को ये ट्रांसलेटेड वर्जन है इसका, जो आपको प्रॉपर इंग्लिश में मिल जाएगा। तो इससे हिंदी और इंग्लिश की जो कहानी थी वो टोटल ख़त्म हो जाती है। अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट पे। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसा एक टॉपिक है जिसको आप लगातार भूलते हैं, और लगातार भूलने के साथ में आप कई बार पढ़ते हैं और इसको कन्फ्यूज भी होते हैं। इसलिए मेरी इसमें कोशिश ये थी कि मैं सारी चीज़ों को एक ही जगह लेके आऊँ, जिसमें आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकें और प्रिंट आउट के बाद में इसको बार बार रिवाइज कर सकें। एक चीज़। दूसरी बात इसमें ये है कि इस पीडीएफ को आप मिलेगी कहाँ से, तो ये मिलेगी टेलीग्राम लिंक पे। और अगर इसको आप स्कैन करते हैं तो आप यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए जो टेलीग्राम चलाया जा रहा है, बहुत ठीक ठाक बच्चे हैं उसमें, तो उसमें अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपको इसमें सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। राइट, ध्यान रखना है इस बात को। दूसरी बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है, इन सारी चीज़ों में मैंने जो हाईलाइटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैकड़ों ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे सूचकांक आते रहते हैं, लेकिन उसमें हमको देखना होता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात। दूसरी बात एक और है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें केवल बेसिक चीज़ें आपको समझने में ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो तरीका है, आयोग का जो तरीका बदल रहा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, जैसे लास्ट ईयर की कई बार 2-3 साल से देखा गया है कि लास्ट ईयर इस साल के नहीं पूछेगा, पिछले साल के रैंक इंडिया की पूछ लेगा। एक बात। कौन सा जारी करता है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये भी चीज़ें इसने आयोग ने पूछी हुई हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, रिपोर्ट में केवल रैंकिंग ना पूछ के रिपोर्ट में जो चीज़ें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो चीज़ें कही गई हैं उनको चीज़ों को भी पूछ लिया था। ठीक, तो इसमें मैं कुछ चीज़ों को ऐसे डिस्कस करता हुआ इसमें चलूँगा, और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप याद रखना, आज देखिए 1 जून की ये तारीख है। इसके बाद मैं इस पे ही वीडियो और लेके आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मिलेगा। ठीक है, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। इसके बाद की जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसमें समाहित कर दी जाएंगी। ठीक, तो अभी मेरी बिंदु है, मुख्य बिंदु है इस बात का कि हम लोग इनको ध्यान रखें, इसको पढ़ना कैसे है। तो चलिए, कुछ एक चीज़ें हैं, एक पॉइंट में हर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करता हुआ चलूँगा। उससे आपको ये सहूलियत हो जाएगी कि केवल ये लिखी हुई चीज़ें नहीं है, इसके बाहर भी कुछ चीज़ें हैं जिससे एग्ज़ाम आपका बार बार पूछता है, तो उस पर हम लोग अपना ध्यान लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, पहली रिपोर्ट पे चलिए मैं आ जाता हूँ, बहुत जल्दी से इसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इस पीडीएफ को एक बिंदु और भी है, इसको ध्यान रखते हुए आप एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना पड़ते हुए कि ये जो डेट यहाँ पे लिखी हुई है, ये सूचकांक की डेट है, ना कि जिस तारीख को वो इशू हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे इसमें बहुत से सूचकांक आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सी रिपोर्ट्स आपको ऐसे मिलेंगी जो रिपोर्ट है 2024 की, लेकिन वो इशू हो गई है 2023 में। एक बात। दूसरी बात है, बहुत सी रिपोर्ट आपको ऐसे भी मिलेंगी जो 2024 में इशू हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट हैं 2022 के लिए। इस बात को ध्यान रखना। अगर ये जो डेट है, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे मार्क कर रहा हूँ मैं, ये 2024, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये इस टाइम पे इशू नहीं हुई है, ये इसके लिए है, 2024 के लिए। तो आपके एग्ज़ाम में जब कभी भी कोई ईयर आता है, कोई डेट आती है, सन आती है, तो इशू के लिए आती है वो, मतलब किस पर्पज़ के लिए, किस डेट को वो इशू हुए थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किस ईयर के लिए वो हैं। मेरी बात समझ में आई? तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना पढ़ते हुए। दूसरी चीज़ पढ़ते हुए आप ध्यान रखेंगे, टॉप के कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंक, कई जगह पे इंडिया का स्कोर भी ज़रूरी है, वो भी हमें देखना है। लास्ट ईयर में इसकी क्या रैंकिंग थी वो भी ज़रूर है। और ये बहुत टफ लिस्ट होती है क्योंकि पूरी डेटाबेस लिस्ट है। इसको अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, और जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अगर आप नहीं समझेंगे, तो ये ऐसा कालचक्र है जिसमें आप फंसेंगे। इसमें फंसने का मतलब है आप बार बार पढ़ेंगे फिर भी आप भूलेंगे, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज़ हैं, आप देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के आसपास के आपको सारे कंट्रीज़ इसमें देखने को मिलते हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, है ना, डेनमार्क, ये सारे
कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे और 70% से ज़्यादा जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आपको यही कंट्रीज़ ही देखने को मिलते हैं। चलिए मैं पहले रिपोर्ट से इसकी शुरुआत करता हूँ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक, जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या है? तो ये एक परामर्शदात्री एक संस्था है, किसके लिए? जो जिसको यूनाइटेड नेशंस हो या यूनेस्को हो या ईयू हो, उसमें एक परामर्शदात्री जो है संस्था है वो भी है ये। और दूसरी बात है कि ये एक एनजीओ के तरीके से काम करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी सरकार की नहीं है। ये बहुत सारे आपको वो भी देती है, जो पत्रकार होते हैं उनको बहुत सारे अवार्ड भी देती है, और दुनिया भर में जितनी प्रेस फ्रीडम की बात है वो इस बात को ये एम्फेसाइज करती है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इसमें देखा गया है कि 180 कंट्रीज़ की बात इसमें की गई थी। इसमें 3 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉप पे रहे हैं। नंबर 1 पे इसमें नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्वीडन है। और दूसरी बात, इंडिया की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, इंडिया की रैंकिंग है 159। और आप एक चीज़ और देखें, जो 2023 में जो रैंकिंग थी इंडिया की, वो रैंकिंग थी 161। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि इसमें सुधार हुआ है कितने का? तो इसमें सुधार हुआ है 2 अंक का। अब आप यहीं पे जब ये चीज़ें आप निकाल लेंगे, इसका प्रिंट आउट जब आप निकाल लेंगे, अपनी जब दीवार पे रखेंगे या फिर अपने टेबल पे रखेंगे, तो आपको ये चीज़ें और इसमें लिखनी है कि कितने अंकों का सुधार हुआ है। अगर आप इतनी चीज़ें और कर लेते हैं तो ये पूरी जो पीडीएफ है बहुत शानदार एक पीडीएफ बनकर रह जाएगी, ठीक है। याद रखना भारत को किस श्रेणी में डाला गया है? तो याद रखना भारत को गंभीर श्रेणी में डाला गया। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का एक और नाम है जिसको बोलते हैं रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर, RSF, याद रख लेना। और इसमें क्या है, अंतिम देश की अगर मैं बात करूं, अंतिम देश इसको 180 नंबर पे आपको जो मिलेगा वो देश मिलेगा इरिट्रिया, और 179 नंबर पे मिलेगा कौन सा देश? सीरिया। चलिए पहली रिपोर्ट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कई बार पूछी गई, कई बार आएगी, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से ही एम्फसाइज कर दिया था। पूरी पीडीएफ में आपको ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये उस समय चर्चा में इंडिया में सबसे ज़्यादा आ गया था। हालांकि 2009 में यूपीएससी ने पूछा भी था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसने बनाया था। तो आप एक नाम याद कर लेना, क्लास शॉब एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? तो दुनिया भर के जितने नेता होते हैं, जितने अग्रणी आपके व्यवसायी होते हैं, पत्रकार होते हैं, इन लोगों को ये इसका इन लोगों के ऊपर ये निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी, हाँ चलो एक चीज़ और भी है, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस साल की बैठक 2024 की हुई थी दावोस में, स्विट्जरलैंड में। थीम जिसकी थी पुनर्निर्माण विश्वास। याद रखना, करंट का बहुत अच्छा पॉइंट है, पुनर्निर्माण विश्वास इसकी थीम थी, याद रखना। और एक चीज़ और है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो वैश्विक विनिर्माण सूचकांक भी जारी करता है, जिसको हम इसी रिपोर्ट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, यात्रा और पर्यटन के लिए ये 2024 के लिए रिपोर्ट आई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया, जिसमें टॉप के 3 देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अमेरिका, स्पेन और जापान। इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे जब यहाँ पे 39 मिलेगी, जबकि 2023 में क्या थी? 54 थी। अब इससे आपको ये घटाना है और कितना सुधार हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, राइट। नंबर 3 पे आ जाता हूँ, साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, ये देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स है। मैं जब ये रिपोर्ट बना रहा था, जब मैं ये पीडीएफ बना रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारी गलतियाँ इस पीडीएफ में अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं, अलग अलग साइट्स पे भी ऐसी गलतियाँ हैं। तो मैंने हर एक बिंदु को बहुत ढंग से क्रॉस चेक किया है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये जो है साइबर एक्सपर्ट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये है क्या? तो दरअसल ये कोई संस्था नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइबर एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने, जब मैं अगर प्रिसाइजली बात करूं तो 92 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, साइबर क्राइम के ऊपर जो रिपोर्ट जारी की। जैसे इसमें क्या है, डेटा का फ्रॉड होता है, क्रेडिट कार्ड की डेटा की चोरी होती है, रैंसमवेयर की बात होती है ना, साइबर अपराध, इन सब की इसमें बात की गई है। इसमें टोटल 100 कंट्रीज़ को शामिल किया गया। यहाँ एक बात और है, ऑक्सफोर्ड जो है, इसमें ऑक्सफोर्ड के ये साइबर एक्सपर्ट हैं, उसमें एक भारत के हैं रिद्धि कश्यप, ठीक। बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इस याद रखना ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी हैं ये कुछ, ठीक। इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं 100। नंबर 1 पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रसिया, नंबर 2 पे यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चाइना, और इंडिया की रैंकिंग आपको 10 मिलेगी। याद रखना इस चीज़ को। एक चीज़ और है, अगर इस रिपोर्ट को आप मेरे वीडियो के साथ में बार बार अगर देख लेंगे, 2 से 3-4 बार, और बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे,
तो ये जो 2-4 क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन, ये कई बार हो सकता है 4 भी हो सकते हैं। वैसे 2 क्वेश्चन की संभावना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की संभावना हमेशा बनी रहती है, और बहुत प्रिसाइजली इसीलिए मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया। ठीक, अब अगली रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक, बहुत अति से अति इम्पॉर्टेंट। ये जब रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब है कि लगभग क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में बनी ही रहेगी। 1990 से ये रिपोर्ट जारी हो रही है। इकोनॉमिक्स वाला जब आप पोर्शन पढ़ते हैं, आर्थिकी, अर्थशास्त्र वाला, इकोनॉमिक्स वाला, उसमें आपको अलग से ये रिपोर्ट पढ़नी होती है। कब से जारी की गई है, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इंसान था जिसकी इसमें भूमिका है इसको बनाने में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी भी गई हैं और पूछी भी जाएगी। ठीक, तो कब से जारी हो रही है? 1990 से जारी हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो बात करती है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, मानव विकास की स्थितियों के ऊपर। मानव विकास किस तरीके का होना चाहिए, समझे, मानव विकास का क्या क्या आधार है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसकी आय है। और जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसकी लैंगिक असमानता है, उसकी बात करता है, स्कूली शिक्षा की ये बात करता है, PCI पर कैपिटा इनकम की बात करता है, औसत आयु जो है उसकी भी बात करता है। और इसमें आप याद रखेंगे ये कार्यक्रम कौन चला रहा है, तो ये कार्यक्रम चलाता है UNDP का मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। टोटल कितने हैं? 193 हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड बैठा हुआ है, और स्विट्ज़रलैंड जो है आप देखेंगे इसमें कि स्विट्ज़रलैंड है 7। ये कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। चलिए, स्विट्ज़रलैंड है और स्विट्ज़रलैंड है, फिर है यहाँ पे नॉर्वे है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आइसलैंड है। और इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो याद रखना इसमें डेटा यूज़ किया गया है 2022 का, रिपोर्ट आई है 2024 की, तो मतलब ये रिपोर्ट 2024 की है, इतनी बात आप याद रखेंगे। इंडिया की पोजीशन आपको देखने को मिलती है 134 यहाँ से, और जिसका स्कोर है, स्कोर भी आप याद कर लेना 0.644। डेटा जब 2021 मतलब 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें 2021 का डेटा यूज़ किया गया, और उसमें इंडिया की रैंक थी 135 से हो गई 134। ठीक है, याद रखना कितना सुधार हुआ है, 1 का। लास्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं उनको भी आप देख लें, जैसे सोमालिया है, दक्षिण सूडान है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक, इतनी चीज़ें आप याद रखना। इसमें अच्छा एक चीज़ और भी है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं बताता चलूँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं। ये रिपोर्ट का शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। याद रखना इस बात को, दोबारा प्ले कर लेना। भारत का जो मानव विकास है वो है मध्यम मानव विकास की स्थिति में, इंडिया की रैंक 134 है, स्कोर मैंने आपको बता दिया। ठीक, भारत में औसत आयु के जो वर्ष हैं 67.7 वर्ष हैं, यानी उनके जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी ये उसकी बात करता है। पर कैपिटा इनकम की बात में इसमें इंडिया है 5.75 लाख। ठीक, याद रख लेना इसको। लैंगिक असमानता के स्तर पर भारत में 14 अंक का सुधार हुआ है, और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष हैं 6.57 वर्ष, याद रख लेना इंडिया में। ठीक, जबकि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष इसमें बताए गए हैं 12.6 वर्ष। ठीक, इस रिपोर्ट का आधार मैंने आपको तीनों बता दिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात इसी रिपोर्ट में आती है, और सकल राष्ट्रीय आय जो GNI है उसकी भी इसी में बातें आती है, मतलब पर कैपिटा इनकम की बात। मोटी मोटी कुछ बिंदु थे, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको जाके आपको थियरी इसकी जो है वो भी आपको पढ़नी है। थियरी का मतलब ये केवल रिपोर्ट नहीं, जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन ये आपको मिल जाएगी, छोटी किसी भी बुक में उठा लेना, ल्यूसेंट में भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अगली रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। याद रख लेना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट इसी कहीं कहीं पे इसको लिखा गया है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे जो इसमें फिनलैंड है वो लगातार 7वीं बार कौन है टॉप पे है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। जबकि आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसको जारी करता है UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। ये जो रिपोर्ट है ये इसका जो खुशहाली की जो मापन ये करती है दुनिया में, ये 3 आधार, कुछ आधार हैं उन पे करती है, जैसे सामाजिक सहयोग क्या है, ठीक, लोगों की आय क्या है, लोगों का स्वास्थ्य क्या है, लोगों के लिए स्वतंत्रता कितना है, लोगों के लिए लिबर्टी कितनी है, और भ्रष्टाचार कितना कम है। इन सारे बिंदुओं पे ये रिपोर्ट आंकी जाती है, और इसमें टोटल इस समय जो कंट्रीज़ हैं जिनका आकलन किया गया है वो 143 हैं। इसको मैंने बता दिया आपको। इंडिया की रैंक आपको ये देखने को मिलेगी 126, जबकि 2023 में भी 126 थी, यानी सेम स्थिति बनी रही है, कोई सुधार नहीं हुआ है। याद रखना इस चीज़ को, ये पॉइंट आपको यहाँ पे PDF निकाल के जरूर लिखने हैं। ठीक, याद रख लेना। और UNSDSN जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के रूप में ये काम करता है। 2012 से शुरू किया गया था यूएनएचडीएसएन को। आपको पता है एसडीजी गोल्स जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके कार्यान्वयन पे यूएनएचडीएसएन ध्यान देता है। ठीक, याद रखना इस बात को, उनके कार्यान्वयन पे ध्यान देता है। ठीक, ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष आती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्या है, भारत का स्थान युवा प्रसन्नता में इसी रिपोर्ट में है 127, जबकि वृद्ध प्रसन्नता में 121 है। कोई बहुत खास बिंदु है नहीं, लेकिन रिपोर्ट में थे, मुझे लगा कि शायद बताने चाहिए आपको। चलो, सबसे नीचे इसमें आपको अफगानिस्तान मिलता है, एक चीज़ मैं भूल रहा था। चलो अगली रिपोर्ट पे आता हूँ। लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, ये रिपोर्ट भी जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें कितना, ये चीज़ जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक, 2022, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, 2022। अब ये जो 2022 है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये रिपोर्ट इशू कब हुई है, तो इशू हुई है मार्च 2024 में। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, इस चीज़ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रिपोर्ट 2022, ठीक, बस इतनी बात। कौन जारी कर रहा है, तो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस की। यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसियां हैं, उसमें ये भी है जो मतलब गरीबी, मानव विकास, एसडीजी लक्ष्य, इन सब के विषय में ये सारी चीज़ें यूएनडीपी करता रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है, इसमें टोटल कंट्रीज हैं 193, जबकि नंबर 1 पे यहाँ पे रहा है डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। इंडिया के स्थिति 2022, क्योंकि रिपोर्ट देखिए यहाँ पे 2022 की है ये ना, 2022। ठीक, तो इंडिया की जो स्थिति है 2022 में वो है 108। ठीक, स्कोर इंडिया का क्या है, 0.437, जबकि 2021 में स्थिति थी 122। अब ये देखेंगे क्या सुधार हुआ है, तो बिल्कुल सुधार हुआ है। 122 से लेके 121 तक कितना सुधार हुआ है, मैथमेटिक्स आपको आती है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 14 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको याद रख लेना। ठीक, बहुत अच्छे से याद रख लेना। राइट, एक चीज़ और है जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, लैंगिक असमानता सूचकांक, एक और रिपोर्ट भी आती है लैंगिक असमानता पे, जिसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे हम उसको देखेंगे, ठीक है, याद रखना। चलो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको इस रिपोर्ट को ही आईपीआर भी बोलते हैं। ठीक, याद रख लेना। इसको जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक, याद रख लेना, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और ये जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, ये पूरी दुनिया के जितने भी व्यापारी हैं उनकी जो संस्थाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी संस्था है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। बहुत पावरफुल संस्था है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ध्यान देती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया है ना, और जैसे जीआई हो गया, ग्लोबल जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होते हैं उन सारी चीज़ों की बात करता है ना, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, इन सारी चीज़ों की इसमें बात की जाती है। बौद्धिक संपदा, ओके, बौद्धिक संपदा की यहाँ पे बात की गई। नंबर 1 पे इसमें कौन है, तो यूएसए है, नंबर 2 पे यूके है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। इंडिया का स्कोर आपको देखने को मिलेगा 42 इसी में 2024 वाली में, जबकि 2023 में भी 42 था। याद रखना, टोटल है 55, टोटल कितने हैं, 55। अब यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का है, इतना याद रखना, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है, इतना भी याद रखना बस। चलो आगे आता हूँ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कौन जारी करता है, ग्लोबल फायर पावर। अब ये रिपोर्ट है किस बारे में, तो ये रिपोर्ट है दुनिया में जितने देश हैं उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को मापने की बात। मिलिट्री स्ट्रेंथ किस आधार से नापेंगे, तो इसमें नापते हैं सैनिक क्षमता उनकी क्या है, सैन्य उपकरण क्या है, बजट क्या है किसी देश का, उसके सैन्य जो बजट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, डिफेंस बजट की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस के लिए संसाधन कितने हैं और भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखता है। और ये है ग्लोबल फायर पावर, ये इसको जारी करता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ का मापन करता है। टोटल इसमें कंट्रीज कितने हैं, 145 है। नंबर 1 पे आपको अमेरिका देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पर रसिया मिलेगा, तीसरे पे चाइना, और चौथे नंबर पे यहाँ पे, क्योंकि चौथा लगातार 3 मैं इसमें लिख ही रहा हूँ, चौथा मैं इस पर लिख दिया, चौथा आपको यहाँ पे भारत देखने को मिलता है। राइट, याद रखना, भारत का स्कोर है ये है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इन चीज़ों में स्कोर। जो रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं द्वारा जारी हो रही हैं, नंबर 1 बात, या ऐसी संस्थाओं से जारी हो रही हैं जिनका असर आ रहा है वास्तविकता में। कैसा असर आ रहा है, जो भारत के लोगों के सोशल इकोनॉमिक्स जो उनकी समस्याएं हैं उनको सही से बताने का प्रयास कर रहा है, उनकी बात होती है। जैसे कि जब हैप्पीनेस रिपोर्ट की आई और जब गरीबी, जब जो भूख रिपोर्ट आती है ना,
ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, उस पर भारत सरकार का स्टैंड अभी तक ये रहा है कि भारत सरकार ने बोला ये बहुत गंदी रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट भारत के बारे में पब्लिश ही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति में हंगर रिपोर्ट में इंडिया को दिखा दिया था पाकिस्तान से नीचे, श्रीलंका से नीचे, जबकि श्रीलंका में अभी तो बहुत बड़ा आपातकाल लगा रहा है ना, इमरजेंसी लगी रही है क्राइसिस की वजह से, राइट। पाकिस्तान की हालत वैसे भी बहुत गंभीर है। तो इस रिपोर्ट में दिखाया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को उसकी पोजीशन पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से भी बहुत नीचे दिखा दी। इसलिए इंडिया इन रिपोर्ट बहुत बार ये भी कहता है कि इन रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो रिपोर्ट आती हैं, जैसे कुछ रिपोर्ट हैं जो आपका इंडिया का जो थिंक टैंक है वो जारी करता है, नीति आयोग, कुछ रिपोर्ट है भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय जारी करते हैं, वो भी रिपोर्ट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, इसीलिए याद रख लेना। ये रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर है, याद रखना, इसको 2006 से ये जारी की जा रही है लगातार, और इसमें जो 0.000 ये सबसे अच्छा होता है, जबकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना 0 से जब प्लस में जब आप जाएंगे, जब आप जितना भी प्लस में चलते चले जाएंगे वो उतना ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि एक मिनट, कहाँ गया मेरा कर्सर, अगर किसी का 0.0 ये जो है स्टेटस, ये जो स्कोर है ये सबसे अच्छा स्कोर है, जबकि इससे ही आप जितना बढ़ेंगे वो स्कोर बहुत ख़राब होता रहेगा। जैसे भूटान का स्कोर जो है वो है 6.37 ऐसे ही समथिंग है, जबकि पता नहीं ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन भूटान इस स्थिति में सबसे नीचे है। अंतिम देश इसमें कौन सा है? भूटान, मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में। जबकि आपको जो ये है आपका अमेरिका, उसका स्कोर है 0.0699 ऐसे कुछ है, याद रखना, ठीक। इंडिया का स्कोर ये है, बस इनका नहीं, मेरे बस कहने का मतलब था बताने की कुछ कोशिश थी, राइट, इस चीज़ को। चलिए अगले वाले उस पर आ जाता हूँ। अगला है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। देखिए 2023 के लिए है, 2023 के लिए इशू कब हुई है? जनवरी में। इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, यहीं पे आप आप कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं, याद रखना ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कहीं कहीं पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी लिखा है, इसलिए मैंने इसमें दोनों चीज़ों को ही समाहित कर दिया, चाहे आप धारणा पढ़ लें इसमें, चाहे आप इसमें बोध पढ़ लें। टोटल इंग्लिश में बोलेंगे तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, मोटी मोटी चीज़ ये याद रखनी है। जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय एक बार आपसे पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, हो सकता है कि दोबारा से पूछ लिया जाए। टोटल कितने हैं? तो 180 हैं, और इसमें नंबर 1 पे है डेनमार्क, जो लगातार लगातार छठी बार से ये टॉप पे है, ठीक, याद रखना। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, याद रख लेना इसको। इंडिया की क्या स्थिति है? तो 93 है 2023 में, जबकि 2022 में 85 हो गई थी। अब भ्रष्टाचार जब 85 हो गई है तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति खराब हुई है। कितनी खराब हुई है ये आपको यहाँ से डराइव करना है। 85 में 5 और 3 8 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिलती है, एक चीज़। दूसरी, अब एक और बात है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसको ज़रा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे ये एक एनजीओ है जो भ्रष्टाचार निवारण पे काम करता है, जिसका मुख्यालय आपको बर्लिन जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा। बस इतनी सी इस चीज़ें आपको इसमें जाननी थी। फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको मैंने बोल्ड कर रखा है, इसका कलर ही चेंज कर रखा है, राइट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। टोटल कंट्रीज इतने हैं। अब पहले देख लो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता किस बारे में। तो हेनले एंड पार्टनर्स एक लंदन बेस्ड एक कंपनी है जो ये देखती रहती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि कौन कितने घूसे, कौन कितनी लातें चला लेगा, या किसके पास कितनी मिसाइल हैं। ताकतवर होने का मतलब है कि अगर आप किसी देश के पासपोर्ट होल्डर हैं, और अगर उस देश के आप पासपोर्ट होल्डर हैं तो कितने अन्य देशों में आप बिना पहले वीज़ा लिए जा सकते हैं आराम से। जैसे कि अगर इंडिया के पास में इस समय अगर आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो इंडिया के पासपोर्ट पे आप 62 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां वीज़ा मुक्त आप यात्रा कर सकते हैं। वीज़ा मुक्त यात्रा का अर्थ ये होगा कि वीज़ा आपको वहाँ पहले लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वीज़ा ऑन अराइवल होता है, एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक, मतलब जब आप पहुँच गए तो आपको वहाँ पे वीज़ा हैंड टू हैंड वहीं पे मिल जाएगा, राइट। तो 62 कंट्रीज़ इंडिया के, अगर आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो 62 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं, ठीक।
जबकि जब आप फ्रांस या जर्मनी, इटली या जापान, सिंगापुर, स्पेन आदि ये सब कंट्रीज़ हैं, इनका आप अगर पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो दुनिया के 194 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल सीधे दे देंगे, वीज़ा मुक्त आपको सीधे आने की दे देंगे। तो ऐसे ये पता चलता है किसका पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ठीक है, याद रखना किसका पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो इसमें टोटल 199 कंट्रीज़ की बात की गई है हेनले एंड पार्टनर्स ने। ठीक, जिसमें इंडिया का स्कोर जो है इंडिया की जो रैंक है वो ये वाली निकल के आई है 85, याद रखना 85। और 2023 में क्या थी? 84 थी, याद रखना। ठीक, तो कितनी गिरावट आई है? 1 पॉइंट की, 1 स्थान की इसमें गिरावट आई है, याद रखना। और ये डेस्टिनेशन जरूर याद रखना, 62 देशों तक वीजा मुक्त इंडिया यात्रा कर सकता है। हेनले एंड पार्टनर्स ये जारी करती है, राइट। फर्स्ट स्थान पे आप देख लेंगे कौन कौन से हैं। फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ठीक, याद रखना। पहले सिंगापुर भी था किसी समय पे, जापान था, लेकिन फ्रांस ने बाजी मार ली है अच्छी तरीके से। चलो, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको आप शॉर्ट में CCPI भी बोलते हैं। ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के लिए ये रिपोर्ट है। जारी कौन करता है? तो याद रखना, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कौन कौन? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वो देश 63 देश और प्लस यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनको उसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें आप याद, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन की जब भी बात आती है, इस रिपोर्ट का जो आधार है वो जलवायु परिवर्तन के संरक्षण पर कौन से देश कितना काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक बात। दूसरी बात है, जो इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये तो 2 हो गए, इसमें एक और है, एक और इनका साथी है जो इनके साथ मिलके बात करता है, वो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। वो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक, ये तीन लोग हैं, ये मिलके ऐसा काम करते हैं, एक बात। दूसरी बात है, इसमें 1.2 नंबर और 3 नंबर तक स्थान खाली हैं। कोई भी 3 नंबर तक ऐसा देश नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे से काम करता हो। ठीक, चौथे नंबर को आपको डेनमार्क देखने को मिलता है, जबकि 5वें पे एस्टोनिया और 6ठे नंबर पे आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे है 7वें नंबर पे। ठीक है, याद रख लेना, इंडिया की पोजीशन है यहाँ पे 7वें नंबर पे, इतनी चीज़। दूसरी बात है, एक और आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। एक सूचकांक और इंडेक्स से जारी होता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ऐसे करके। उसमें कुछ कहानी दूसरी है। वो जो जारी होती है वो दरअसल येल यूनिवर्सिटी से जारी होती है, समझे? तो इसलिए इसको याद रख लेना, येल यूनिवर्सिटी से जारी होती है। इसकी बात है CCPI की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसमें है क्या? इसमें जो पर्यावरण का जो प्रदर्शन है 3-4 बिंदुओं पर जैसे देखा जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना है, तो उस मामले में इंडिया की रैंक कितनी है? तो 9 नंबर पे है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो वेटेज होता है वो 20% होता है, उसमें इंडिया की रैंक 10वीं है। ऊर्जा उपयोग में इंडिया की रैंक 37 है और जलवायु नीतियों पे 10वीं है। ठीक, और जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें वेटेज होता है इन सब चीज़ों का। वेटेज का मतलब है, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का वेटेज 40% है, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका वेटेज 20% है, ऊर्जा उपयोग का वेट 20% है, जलवायु नीति का उपयोग जो वेटेज है वो 20% है। ठीक, इतनी सारी चीज़ों से ये 100% लिस्ट बनकर तैयार होती है। ठीक, याद रख लेना। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और इसमें कुछ बचा नहीं है। एक हाँ रिपोर्ट की और मैं बात कर रहा था, जो रिपोर्ट इसमें लिखी नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। याद रख लेना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो जारी करती है येल यूनिवर्सिटी। टोटल जिसमें 180 कंट्रीज होते हैं। भारत की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत दयनीय है, 176 है, याद रख लेना। और मतलब इतनी गंदी है, 180 में 176, तो हो सकता है कि ये 176 वाली चीज़ ये आपसे ना पूछी जाए। ठीक है, याद रख लेना। जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो है EPI। ये है CCPI, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, याद रख लेना। चलो अगले पॉइंट पे आता हूँ। अगला पॉइंट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग कौन जारी करता है? IMD अभी है क्या? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है। बिजनेस और मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा, मतलब शानदार एक इंस्टीट्यूट है। लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करने जाते हैं। ठीक, याद रखना।
टोटल कंट्रीज इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 64, जिनका आकलन इन्होंने किया है। नंबर 1 पे आपको यूएसए मिलेगा, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड, तीसरे नंबर पर सिंगापुर। इंडिया की पोजीशन आपको 49th देखने को मिलती है, याद रखना, ठीक है। और इसको बोलते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023, याद रख लेना, समझे। वैश्विक भूख सूचकांक जिसकी मैंने अभी तक बात की थी, वो आया वैश्विक GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो याद रख लेना, यहाँ पे एक जर्मन इंस्टीट्यूट है वेल्थुंगर हिल्फे। इसके साथ में एक और है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, याद रखना, इसे यहीं पे लिख लेना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये भी जारी करता है। तो टोटल कंट्रीज इसमें है 125। नंबर 1 पे आपको मिलेगा बेलारूस, बोस्निया, नंबर 3 पे हर्जेगोविना, ठीक। इंडिया की रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 1111, मतलब 111। 2022 में 107 नंबर पे इंडिया था। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे इंडिया को जो डाला गया है वो डाला गया है भूखमरी के सबसे गंभीर स्तर तक, ठीक। पाकिस्तान जब आपको देखते हैं इसी रिपोर्ट में तो आपको 102 नंबर पे मिलेगा। नेपाल आपको 69th रैंक पे मिलेगा, जबकि श्रीलंका 60वें रैंक पे मिलेगा। तो ऐसी जब रिपोर्ट आती हैं तो भारत सरकार का उस पर आपत्ति भी दर्ज करती है, उस पर अपना विरोध भी जताती है कि मतलब पता नहीं कैसे ये रिपोर्टें बना दी जाती हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। और इस रिपोर्ट का कुछ आधार भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बेस पे ये जारी किया जाता है। इसका स्कोर क्या यहाँ पे मैंने लिख रखा है, स्कोर मैंने नहीं लिख रखा, स्कोर इसका है 28.7, याद रख लेना, ठीक। एक चीज़ और है, जब स्कोर की बात आती है तो आप याद रखना, 0 जो होता है ये इसकी स्केल है 0 से लेके 100 तक। 100 का मतलब है सबसे खराब, और जबकि 0 का अच्छा है सबसे अच्छा, सबसे। और जो इसका इस रिपोर्ट का जो आधार है, किसके पॉइंट पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है, वो आप याद रखना। पोषण स्तर कितना है, चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, चाइल्ड वेस्टिंग कितनी है, और शिशु मृत्यु दर क्या है, इन सारी चीज़ों पे इस पर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। अगली रिपोर्ट है, जारी करती है वीपो कहाँ गई, अरे हाँ ये गई, ओके, ऊपर नीचे हो गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वीपो जारी करता है, बौद्धिक संपदा संगठन। नवाचार, बौद्धिक संपदा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये क्या है, मैंने बता दिया, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, और आपका जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, और उसमें पेटेंट भी मान लीजिए आ गया। और तीसरी चीज़ है कि जैसे याद करिए आप, मैं भी क्यों याद करूँ, आप भी याद करो। एक हाँ, जैसे कि कॉपीराइट है, पेटेंट है, और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो आपको दिया जाता है वो होता है, GI टैग होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ओके, याद रखना। तो ये बौद्धिक संपदा, यानी ये वीपो इसको जारी करता है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के लिए आया था। इसमें टोटल कंट्रीज हैं 132। नंबर 1 पे आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पर सिंगापुर। इंडिया के रैंक बहुत ध्यान से इसमें देखना, 40 नंबर पे है, जबकि पिछले साल भी ये 40 नंबर पे ही रहा था, कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक। एक चीज़ है, वीपो के बारे में कुछ चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाना। कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस की 15 एजेंसीज हैं उनमें से एक है वीपो। अब एजेंसीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग काम के लिए बनाई जाती हैं। वीपो का आपको हेडक्वार्टर जो मिलेगा वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। वीपो की स्थापना 1967 के आसपास हुई थी, मतलब कहने का आशय ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सबसे पुरानी एजेंसियों में ये है। और जो एक और चीज़ मुझे याद है कि बौद्धिक संपदा की जब भी बात हो रही है तो आप एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ठीक है। अब देखिए, एक तो आती है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ठीक। एक रिपोर्ट इससे ही मिलती जुलती आपको आगे मिलेगी, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। चलो पहले इसको देखते हैं, नहीं तो फिर पहले से ही आप कंफ्यूज होंगे। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, ठीक। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कौन जारी करता है, IMD के बारे में मैंने अभी बताया। हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैंने ये भी बता दिया। चलो टोटल इसमें क्या है, 64 देश हैं, जिसमें नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर लग्जमबर्ग, तीसरे पे आइसलैंड। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे आपको 56 नंबर पे मिलती है, 2022 में 52 पे थी। 4 अंकों की आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, 4 अंकों की गिरावट।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस रिपोर्ट में ऐसी जब रिपोर्ट आए तो उसमें आप हमेशा टॉप पे चीज़ें याद रखें, सारी 3 नंबर पे नहीं याद रखें। जिन चीज़ों को मैंने बोल्ड कर रखा है उनके आप 3-3 जरूर याद करके जाएँ। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए डेटा बेस्ड ये बहुत होती है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डेटा पढ़ना है, कौन सा डेटा हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, अगली हमारी रिपोर्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण से आशय क्या होता है? ऊर्जा संक्रमण का मतलब यह है कि कौन कौन से देश हैं जो एनर्जी के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे ऊर्जा सुरक्षा पे कितना काम कर रहे हैं, ऊर्जा कितनी स्थायी है उनके यहाँ, कितनी मतलब किफ़ायती उनके यहाँ ऊर्जा है, ठीक है, और आर्थिक उनकी विकास दर क्या है, इन सारी चीज़ों का मापन करता है आईएमडी एंड जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक, ये मापन करता है, सॉरी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका वो करता है, आकलन करता है, और इसमें 120 देशों का आकलन हुआ, जबकि नंबर 1 पे यहाँ पे आप देखेंगे स्वीडन आपको नंबर 1 पे ही मिलेगा, डेनमार्क मिलेगा, नॉर्वे मिलेगा। ठीक, इंडिया की पोजीशन 67 है, जबकि 2021 में ऐसी रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन 87 थी। आप देख लीजिए 20 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, का सुधार। अब ये जब आप इसकी PDF निकाल लेंगे तो आपको ऐसे लिखना है इसमें, ठीक, जिससे गलतियाँ ना हो। अगली रिपोर्ट पे चलिए हम लोग आते हैं। ठीक, रिपोर्ट है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसको जारी करता है IEP। IEP क्या है? IEP है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे सिडनी में, मतलब कि ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक की तरीके से ये काम करता है। ठीक, एक बात। दूसरी चीज़ है, इसमें टोटल जो कंट्रीज़ शामिल किए गए तो 163 कंट्रीज़ शामिल किए गए। नंबर 1 पे जहाँ पे आपको आइसलैंड यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। एक मिनट, मेरा कर्सर भाग जाता है कई बार। आइसलैंड आपको नंबर 1 पे, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे आयरलैंड। इंडिया की पोजीशन 126 देखने को मिलती है, जबकि 2022 में इसी रिपोर्ट में 135 थी। सुधार कितना हुआ है इन सारी चीज़ों को देखिए, 9 अंकों का सुधार हुआ है। 11 मत कर देना, गलती हो जाएगी। ठीक, 9 का सुधार हुआ है। ठीक, और एक चीज़ इसमें, इसी रिपोर्ट में, ठीक, शांति सूचकांक की जहाँ की बात आई है, इसमें अंतिम जो लिस्ट है, मतलब जो सबसे आखिरी जो इसमें देश है 163 नंबर पे, वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान नहीं, 162 नंबर पे आपको यमन देखने को मिलता है। इंडिया बहुत इस बार 126 है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है शांति सूचकांक में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी देखिए, ये सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ज़्यादातर निकालते रहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन ये इंस्टीट्यूट है वो निकालता है। इन रिपोर्ट्स में आपको कुछ ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के आसपास या जो अपर यूरोपियन पार्ट है वहाँ से आपको सारे कंट्रीज़ मिलते रहेंगे, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आपको डेनमार्क यहाँ देखने को मिलेगा, आइसलैंड देखने को मिलेगा, ये सारी कंट्रीज़, स्विट्ज़रलैंड आपको देखने को मिलेगा, ये सारी कंट्रीज़ आपको खूब देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि यह ह्यूमन डेवलपमेंट हो या मतलब एक मानव के जीवन जीने में जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी स्थितियां आवश्यक होती हैं, उनके जो मापदंड हैं उनमें ये कंट्रीज़ बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। एक बात ये सही है। दूसरी चीज़ है, हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं दक्षिण एशिया में, बहुत शांति की दृष्टि से बहुत गंदी जगह है। आगे आने वाले समय में जो सुधार हो रहा है उससे हो सकता है फ़ायदा देखने को मिले। ठीक है, फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। टोटल है 187। ये 3 कंट्रीज जो हैं वो आपको ऊपर मिल गए, अमेरिका, चाइना और सिंगापुर। 8वीं पोजीशन इंडिया होल्ड करता है। ठीक, याद रख लेना। अब ये निवेश रिपोर्ट है। निवेश रिपोर्ट बताती क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है देशों के अंदर, उनमें अलग अलग देशों में क्या क्या स्थिति बनी रही है। तो इस रिपोर्ट से हम क्या पता करेंगे, इससे ये पता होता है कि कौन से देश में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे यूएसए के अंदर में $285 बिलियन आए, चाइना के अंदर $189 बिलियन डॉलर, राइट। फिर तीसरे नंबर पर सिंगापुर जो आ जाता है, वहाँ पे $141 बिलियन आए। ऐसे ही है, जबकि इंडिया जब आप पहुँचते हैं जो 8वें नंबर पे है, वहाँ पे $49 बिलियन आए। ठीक, 2023 के लिए ये रिपोर्ट है। अंकटाड के बारे में देख लेना, अंकटाड के बारे में इसका फुल फॉर्म कम से कम देख लेना, एक बार पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। ठीक है, याद करके जाना। अब देखिए, पिछली रिपोर्ट हमने क्या पढ़ी थी, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक। देखिए कहाँ पे है, ये वाली रिपोर्ट को आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट आ गई है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ऐसे हिंदी में आपको वर्ड मिलेंगे, दोनों का बहुत अंतर अलग है, देखने में एक जैसी, पढ़ने में, क्योंकि आप
भूल जाएंगे। ठीक, मुझे पता है कि आप भूल जाएंगे, बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं। इसको कौन जारी करता है? IMD जारी करता है। टोटल 64 हैं इसमें। नंबर 1 पे डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। इंडिया की पोजीशन है 40, पिछले साल थी 37 2022 में। ठीक, बस इतनी चीज़ें इसमें आपको रखनी है। ठीक, बस और कुछ नहीं। IMD का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये किसके बारे में होती है? तो दुनिया भर की प्रतिस्पर्धात्मक जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनका आकलन किया जाता है। 3 स्थानों का यहाँ पे सुधार आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एक है सतत विकास रिपोर्ट, SDG रिपोर्ट 2023। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको मैंने ऊपर बताया भी है, UNSDSN। क्या कौन सा है ये? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, राइट, UNSDSN। मैं ही कई बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ। देखो 40 बार एक ही चीज़ जबान से निकलेगी, लेकिन खैर 166 इसमें कंट्रीज टोटल थे। टॉप के 3 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडिया की पोजीशन 112 है, जबकि 2022 में 121 थी। कितने अंकों की सुधार या गिरावट है यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक, एक चीज़, ये रिपोर्ट बहुत ढंग से पढ़ना। UNSDSN जो जारी कर रही है सतत विकास रिपोर्ट, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए आपको पता है SDG गोल्स 2015 से सेट किए गए। ठीक, 2015 से जो पेरिस एग्रीमेंट था पेरिस कन्वेंशन था, वहाँ से 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकल के आए, जिनको 2030 तक कंप्लीट करना है। UNSDSN इस कारण ये काम करता रहता है कि कैसे ये जो 17 गोल्स हैं ये कंप्लीट हों। ठीक, एक बात तो इसलिए जो SDG गोल्स हैं, SDG गोल्स की लिस्टिंग बिल्कुल आप याद कर लेना, 17 के 17 हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। कान लाओ इधर, मैं बताता हूँ आपको। UNSDSN रिपोर्ट की ये रिपोर्ट याद करके जाना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट याद करके जाना, जितनी मैंने इसमें बोल्ड कर रखी हैं याद करके जाना, 17 जो SDG गोल्स हैं उनको याद करके जाना, जो भी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होते हैं स्टेट के, वो याद करके जाना। ऐसी मैं लिस्टिंग आपके एग्ज़ाम आने तक मैं दे दूंगा। कम से कम 20-25 चीज़ें जो लगातार पूछी जाती हैं, हर साल पूछी जाएंगी, इस साल भी पूछी जाएंगी, और वो पूछी जा रही हैं 4 सालों से। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो अगली बात है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे, ये रिपोर्ट रट के जाएंगे। ठीक, चलो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, प्रदर्शन इंडेक्स कोई बहुत बड़ी नहीं है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक के बारे में। ठीक है, 139 टोटल कंट्रीज, सिंगापुर इसमें टॉप है। इंडिया की पोजीशन 38 है। पिछली साल मतलब 2018 की जो रिपोर्ट थी उसमें 44 थी, कोई बहुत खास नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये देखिए मैंने इसमें पीछे ब्लू कर रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच की 17वीं रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब ये देखिए, एक तो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एक और इससे ही मिलती जुलती एक और रिपोर्ट होती है जिसको UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जारी करता है। वो रिपोर्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक, 2022, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया। दोनों अलग अलग हैं, मिलती जुलती लगेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से इसको देखना। इस रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये है, और लैंगिक देखिए मैंने यहीं पे कहीं पे लिख रखी होगी, मैंने आपको अभी तो पढ़ाया है। कहाँ गया ये वाली रिपोर्ट, ये UNDP जो जारी करता है। इस रिपोर्ट से कंफ्यूज मत कर लेना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार आपको। इस रिपोर्ट से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि आपको आएगा ये आप लगाएंगे वो, ठीक, या वो आएगा ये लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। और इसमें होगा क्या कि संभावना ये है ज़्यादा कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी यानी UNDP जो है वो जो जारी करती है उसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी बजाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है, जबकि UNDP यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, उसी के एक पार्ट के रूप में काम करती है, राइट। चलो फिर भी इसको हमें देखना है। 146 इसमें कंट्रीज़ हैं। टॉप की आपको 4 कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इंडिया की पोजीशन 127 है, जबकि 2022 में इसी रिपोर्ट में 135 थी। कुछ अंकों का सुधार है, सुधार आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, याद रखना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक चीज़ यहाँ और इसमें और बता दूँ, कुछ बहुत खास नहीं है। इसमें जो स्कोर का मापन किया जाता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में किया जाता है, ठीक, एक चीज़ है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा मैं बोल्ड कर दूँ, जो आइसलैंड है ये लगातार 14 सालों से टॉप पे बना हुआ है। और क्या है इसमें मैंने 4 ये क्यों डाले हैं, वैसे मैं 3 ही लिखता हूँ लगातार, लेकिन यहाँ मैंने 4 क्यों डाले, इसके बाद के ये वाले जो हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये तीनों नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, इसलिए मैंने डाल दिए थे, ठीक। चलो
ये इन्हीं का जलवा बरकरार रहता है। फिर है वैश्विक दासता सूचकांक यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, जिसको वॉक फ्री फाउंडेशन जारी करती है, एक मानवाधिकार संगठन है वॉक फ्री, ठीक है। और इसमें 160 कंट्रीज़ हैं, उनका डेटा लिया गया, उनके बारे में बात की गई। और इस पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर कोरिया आपको टॉप में मिलेगा, इंडिया की पोजीशन आपको छठी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक। यानी दासता में, स्लेवरी में इंडिया छठे नंबर पे है। अच्छा, स्लेवरी की जब बात हो रही है, क्योंकि आज सही में क्या स्लेव होते हैं, क्या दास तो होते हैं। हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी दक्षिण अफ्रीका वाली, और जो अमेरिका में जो हुआ, समझे, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ दासता से मुक्ति के लिए, ठीक है। और अफ्रीका की कहानी हम लोगों को पता है। लेकिन इंडिया, मतलब आज के दिन जो दास्ता की जब बात की जा रही है, तो क्या सही बात है क्या आज दास्ता है? तो ये दास्ता जो है ये आधुनिक दासता की बात करता है। आधुनिक दास्ता का मतलब क्या होगा? चलिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखूँ, थोड़ी आपके कई जगह आप हो सकता है मेंस में लिखें तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाए। आधुनिक दासता क्या होती है? जैसे जबरन श्रम कराना जी, जैसे ज़बरदस्ती किसी को पैसा दे दिया, ज़बरदस्ती उससे मेहनत कराई जा रही है। जैसे जबरन विवाह करना, ये भी एक आप जब ईस्टर्न यूपी जब पार कर जाएंगे, बिहार में आप पहुंचेंगे, तो वहाँ पे एक प्रथा चलती है पकड़ुआ विवाह की। किसी बच्चे की नौकरी लग गई, हुआ ये कि लोगों को पता चल गया और लोगों ने उसको कर लिया किडनैप, और बोला तब तक नहीं छोड़ेंगे। आज भी ये स्थिति बनी रहेगी। एक अभी मामला हाल ही में सामने आया था, ठीक है। आज भी स्थिति ये थी। पहले के दशक में, आज से 30, 40, 50 साल पहले तो कहानी इतनी ख़राब थी कि जिसकी नौकरी लगती थी तो वो पहले भाग जाता था घर छोड़ के, क्योंकि उसका पकड़ के ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी जाएगी, ठीक। और उस शादी को आप तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपकी कमर तोड़ देंगे लोग। तो ये था पकड़ुआ विवाह, जिसको जबरन विवाह बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ऋण की स्थिति कैसी है, वहाँ पे इन सब चीज़ों की बात करती है। क्या व्यवसायिक जो स्थितियाँ हैं वहाँ पे यौन शोषण होता है, इसकी भी इसमें रिपोर्ट में बात करती है। ये भी एक तरीके की स्लेवरी है, ये एक तरीके की आधुनिक स्लेवरी है। नंबर अगर आखिरी में अगर मैं बात करूं तो मानव तस्करी होती है, उसकी भी इसमें बात करती है। तो ये आधुनिक दासता की से संबंधित है। आधुनिक दासता क्या है? ये 4-5 चीज़ें थी, मैंने बताना इसमें थोड़ा सा उचित समझा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। वॉक फ्री फाउंडेशन इसको जारी करती है, याद रख लेना इसको, ठीक है। चलो, दुनिया के आज ये रिपोर्ट बोलती है दुनिया में 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आधुनिक दास हैं आज भी, ठीक है, मॉडर्न स्लेव हैं, राइट। फिर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक, जिसको जारी करती है हुरून। अब ये यूनिकॉर्न क्या होते हैं? कई बार आप न्यूज़पेपर में, रील्स में, कई जगह यूनिकॉर्न सुनते रहते हैं। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन जो होती है वो पहुंच जाती है $1 बिलियन तक, ठीक, और वो कहीं पे भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। एक बात है, आप याद रखना। दूसरी बात है, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो इस साल जो यूनिकॉर्न है वो 67 है, एक घट गया है, ठीक, याद रख लेना। अभी तक 68 थे, 2022 तक 68 थे, अभी 67 है। टोटल यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? ऐसे यूनिकॉर्न तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे यूएसए में, नंबर 2 पे फिर चाइना में, और सीधे फिर भारत में। तो आप इस समय डिफरेंस देखें, भारत का डिफरेंस आप देखें अमेरिका के साथ में, भारत का आप डिफरेंस देखें चाइना के साथ में। तो हम इससे क्या चीज़ डिराइव करने वाले हैं? इससे ये चीज़ देखने वाले हैं कि आज के दिन जो कहा जाता है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है, टॉप 3 में पहुंच जाएगी, लेकिन आप जरा जब डेटा आप उठा के देखें, जब आप टॉप 3 में पहुंचेंगे तो आपके आगे एक चाइना खड़ा होगा, एक उसके आगे खड़ा होगा यूएसए जहां होगा मेरी समझ से 20 के आसपास, ठीक, और 12 के आसपास ये होगा। तो इंडिया आपको 4-5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इतना बड़ा डिफरेंस है कि मुझे लगता है शायद 40-50 साल लग जाए पूरा करते करते, या हो सकता है वो भी ना हो, ठीक। तो जो डिफरेंस है, मैं केवल रैंक महत्वपूर्ण नहीं होती है, रैंक के साथ साथ में हाँ महत्वपूर्ण होती है, एक बिल्कुल आपको बूस्ट मिलता है, लेकिन रैंक के साथ साथ वो डेटा भी महत्वपूर्ण होता है जिसकी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। चलो, इन सारी चीज़ों, इंडिया की पोजीशन क्या है? तीसरी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसको जारी करता है? आईईपी, ठीक। कौन इसमें लास्ट में, मतलब टॉप पे कौन है? तो अफगानिस्तान जब कभी आता है तो हमेशा लास्ट ही याद आता है। देखिए, यही गलतियाँ होती हैं। नंबर 1 पे है अफगानिस्तान, नंबर 2 पे बुर्किना फासो, नंबर 3 पे सोमालिया। इंडिया की पोजीशन यहाँ पर 13 मिलती है, ठीक। आईईपी के बारे में बता चुका हूँ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है जो दुनिया भर में जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं उनकी बात ये करता रहता है, ठीक। चलो, जैसे इसी रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका सबसे खराब क्षेत्रों में है, ठीक है। फिर चुनावी लोकतंत्र सूचकांक वीडैम इंस्टीट्यूट जिसको जारी करता है, और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 है, इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो डेनमार्क है,
जबकि 108 नंबर पे आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, इंडिया मिलेगा। 2022 में पोजीशन थी इंडिया की 100, ठीक। तो कितना गिरावट आई है, गिरावट आई है 8 स्थानों की। एक चीज़ और इसमें आप देखें, एक है ये चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, एक है लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक को AIU यानी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। दोनों बहुत अलग अलग, इसलिए मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए याद यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। ये है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, एक है लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक, ठीक ठीक। इसको जारी करता है EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसकी मैं बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक, याद रखना। एक चीज़ और है इसमें याद करने वाली, इंडिया की पोजीशन याद रखना 41 है इस साल, मतलब 2023 की रिपोर्ट में। 2022 की रिपोर्ट में इसमें बात करते हैं तो इंडिया की पोजीशन 46 थी। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने 3 जगह आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक, होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें मत कंफ्यूज होना ना। इसमें लिबर्टी इंडेक्स में बात जब की जा रही है तो सबसे अच्छा शहर कौन से हैं रहने के लिए, उनकी बात इसमें की गई है। जैसे इसमें बताया गया वियना ऑस्ट्रिया का सबसे अच्छा है, कोपेनहेगन डेनमार्क का अच्छा है, जबकि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का 3रे नंबर पे अच्छा है। दिल्ली 141 नंबर पे मिलेगा, मुंबई आपको 144 पे, अहमदाबाद आपको 147 पे मिलेगा। और एक और होना चाहिए इसमें, नहीं है क्या, मैंने 4 डाले थे वैसे, पता नहीं एक कहीं गायब हो गया। खैर 137 सिटीज़ की इसमें बात की गई है और इसको जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, सिडनी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है, याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ये थिंक टैंक है, ठीक, लिबर्टी इंडेक्स का। तो ये सारी रिपोर्ट मैंने ख़त्म कर दी है। आपको PDF कहाँ मिलेगी ये मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ है, PDF को ज़रूर निकाल के रख लेना, और इसके बाद से आपके एग्ज़ाम तक जितनी भी रिपोर्ट और इंडेक्सेस जितने भी आएंगे उन सारी चीज़ों को मैं एक में ही डाल दूँगा, एक में ही सब। तो होगा क्या, एक तो ये, और इसके मतलब इसके बाद की जो चीज़ें होंगी उसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, ये सेपरेट अलग वीडियो बना रहेगा। एक चीज़ उसकी लिस्ट में अलग बनाऊंगा, वो इसी लिस्ट में जोड़ के मैं PDF आपको दे दूंगा। PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम लिंक मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ है, संस्थान का एक नंबर है 9453028097, ठीक। अभी हम लोग कुछ प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि UPPCS प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक फ्री प्रोग्राम चलाया जाए, ऑथेंटिक फ्री प्रोग्राम, मतलब जो नहीं अगर ठीक से उसमें करेगा उसको लात मार के बाहर कर देंगे। मतलब लात मार के बाहर करने का मतलब बिल्कुल बाहर उसको कर देंगे। लात मारने का मतलब हर बार वर्ड का अर्थ बिल्कुल वैसे ही नहीं होता है, ठीक। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, समझे। तो कई बार ये मुहावरों के तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक, इसलिए मैंने ये कहा, ठीक है। तो इसमें आप आ जाना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, इस रिपोर्ट में जो ये बोल्ड पॉइंट हैं इनको बहुत कायदे से पढ़ना, आज से ही पढ़ना, ठीक। जब 20 बार आप पढ़ेंगे तभी ये दिमाग में जाएंगे। डेटा इतना गंदा होता है, हो सकता है आप 5 दिन इस पर ख़राब करें, आपसे एक भी क्वेश्चन सही ना हो। इसलिए मैंने कोशिश की है इसको ठीक से बनाने की, सबसे शानदार तरीके से बनाने की, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ स्कैनर सिस्टम है। इसके बाद इसी में अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए, ये वाला, ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में इसको डाल दी, अंगटाट डाल दिया है, जर्मन वॉच, ऐसे करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें उसी क्रम में वैसे ही डाली गई हैं। अगर आपको कहीं गलती महसूस होती है इंग्लिश में तो आप हिंदी वाला पोर्शन कृपया देख लेना। आयोग हमेशा आपसे ये बोलता है कि आप इंग्लिश वाली चीज़ें मान्य होंगी, बल्कि मैं बोलता हूँ आपको हिंदी वाली चीज़ें मैं मान्य होंगी। हम भारत के लोग, भारत को एक। चलो खैर, यहाँ तक ये सेशन था। अगला सेशन होगा हमारा कल जो आने वाला है, बहुत दिनों से लटकी हुई अभी नई पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। उसमें से नहीं होगा जब से आपका एग्ज़ाम है, यानी अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। आपका मई से लेके अक्टूबर तक का ये जो करंट अफेयर्स है, जिसमें क्रॉनिकल्स पतली वाली समसामयिकी है उसको भी मैं पूरा कवर कर दूँ, घटनासार है उसको भी पूरे कवर कर दूँ। पिछले बार मैंने जो काम किया था UPPCS प्रीलिम्स के लिए, उसमें 38 क्वेश्चंस आपके मतलब आए थे। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जितना कार्यक्रम मैंने बताया था उसमें 35-36 क्वेश्चन सही करके आए थे। मतलब बहुत शानदार बात है। 35 क्वेश्चन कर पाना 38 में बहुत शानदार बात है, ठीक है। तो बात ये है, अब लोग कहते हैं कि 38 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो मैं उनसे बोलता हूँ इकोनॉमिक्स का जो करंट वाला पोर्शन होता तो वो करंट का ही है। आर्थिक समीक्षा आती है वो तो करंट की ही होती है, या आपका जो बजट आया वो करंट का आया, ठीक है। तो उसमें 25 में जोड़ो ना, 25 में क्यों नहीं जोड़ते हो, 12-13 जोड़ते ही नहीं है लोग। फिर बोलते हैं करंट से इतना कैसे आया। अरे आया भाई साहब, आप पढ़ते ही नहीं हैं, समझे। आया,
मैं कह रहा हूँ आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ करंट बहुत ध्यान में रखना, इस एग्ज़ाम को देने का बस एक ही है। मैं इसलिए करंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिस्ट्री नहीं ठीक से बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। दूसरी चीज़ है, एक चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट, चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे यूपी पीसीएस टारगेट, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, उसको ध्यान से देख लेना। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि आपको अलग अलग सेक्टर, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसमें कैसे कैसे कीवर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें आप बहुत अच्छे से उस पेपर को कर सकते हैं। मेरी बात अगर किसी ने मान ली वहाँ जाके, तो वो बाद में आके हमको दुआएं देगा। जिसने नहीं मानी, बाद में देखा, तो वो हमको बद्दुआएं देगा कि मुझे क्यों नहीं दिखा, या यूट्यूब को बद्दुआएं देगा, ठीक है। खैर, बात कुल मिला के ये है, जो मैं बता रहा हूँ उसको करते चलना, बस बेड़ा पार यहीं से लगेगा। बहुत लोगों का पिछली वर्ष लग गया था। चलो, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेशन बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।